Good evening all. Settle down quickly. We are in AS24, which we started yesterday. It was discontinuing operations. Do you remember that? Yeah. This standard is a disclosure standard, separate reporting standard. If you are going to discontinue your operation, then disclosure is required separately. What to disclose separately? So separate profit or loss, separate cash flows, and separate assets and liabilities. So users can better understand the financial statement. Users can project the profit and losses and cash flows of the organization. Correct? Okay. What is discontinuing operation? It is a component of a business. Correct? Three conditions were there. Major separate line of business. चलो क्लोज योर नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक जल्दी. ऐसे ही आ जाता है ना. बंद करो बुक जल्दी जल्दी. जो लास्ट में बंद करेगा उसको पहले पूछेगा. क्लोज योर टेक्स्ट बुक सर. दोनों बोला. हाँ कौन बताएगा? यस प्रीत. आई होप यू आर प्रीत सर. क्या खड़ा हो जाओ. AS24 व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? कल ही पढ़ा है. 24 आवर्स भी नहीं हुआ है. क्यों पर बीबी ब्रेक में तुम उधर खेलते रहता है. पढ़ने का ना हाफ एन आवर. अरे हाफ एन आवर पढ़ने का, 10 मिनट रिवाइज करके आने का. हाउ विल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस इफ यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट्स? सिंपल रूल ना. थियरी पढ़ा के भेजा था कल. अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स थियरी कंप्लीट किया था. ये मत जो है टाइम पास करने का, मस्ती करने का. अभी तुम्हारा एग्ज़ाम है सितंबर में. अप्रैल मंथ चालू है, 5 महीना है. सितंबर में भी फर्स्ट वीक सेकंड वीक में आ जाएगा एग्ज़ाम. 5 महीना भी नहीं. कभी पढ़ेगा ये? आएगा. AS24 एग्ज़ाम में है, सिलेबस में भी है. यस महक. क्यों? तो क्यों नहीं पढ़ा? तो कभी पढ़ेंगे. कल पढ़ाया है मैंने. बायट भी करवाया इधर. कितनी तो बार रिपीटेशन करवाया. 2 बार. एक बार तो ये भी इसको भी पूछ लिया. ये भी आंसर दिया था कल. भी आज याद है कि नहीं मुझे याद नहीं है. ओके बीकॉम का पढ़ रहे थे आज. ऐसा 15 मिनट नहीं मिला आपको. 2 चीज बायट करने का था AS24 में. एक मीनिंग और वो दूसरा विचार नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. 15 मिनट में रिवाइज होता है. अगर करना है तो इंटेंट रहेगा तो कभी करेंगे. अभी नेक्स्ट लेक्चर तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड रहेगा. फिर थोड़ी मैं AS24 पूछेगा. उसके पहले रोज रिवाइज करके आता है. तुम लोग नहीं करता है. सीरियसली नहीं लेना है स्टैंडर्ड्स को. तो आएगा 40 मार्क का बैठेगा एग्जाम में मार्क्स तक. यस सर. आपको याद है? हाँ मीनिंग नहीं. पहले मीनिंग. ट्रांजैक्शन मेरे को आता है. इट इज कंपोनेंट ऑफ अ बिजनेस. 3 कंडीशंस. separate major separate line of business. It can be business segment or geographical segment as per AS17. Distinguishable operation or component. Distinguishable component operationally or financially. And last, मैं वही पूछ रहा हूँ. तू रोज क्या करते रहता है पता है? पढ़ता नहीं हूं. तो रोज प्लान करते रहता है. टू डिस्पोज ऑफ ऑल स्ट्रेस ऑफ योर लाइफ. अभी भी नहीं समझा तेरे को? यस मीत बोलेगा. नहीं पढ़ के आता है. एग्जाम कभी खत्म हो रहा है? आज हो गया ना. अभी बहुत जन का कल है ना. 1 बजे किया ना. अर्पिता को तो आते ही रहेगा. उसका एग्जाम आज नहीं था ना, कल है. तो आज तो पढ़ के आई रहेगी. हाँ बोल दे. खड़ी हो जा. अच्छा नहीं तू फर्स्ट से बोल बेटा. खड़े हो जा.
यस ए यस एक सेकेंड सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए. सेपरेट मेजर लाइन मतलब इधर बिजनेस सेगमेंट रहेगा या जोग्राफिकल सेगमेंट रहेगा. इस पर ये 70. चलो आगे. डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट होना चाहिए. हाँ. ऑपरेशनली एंड हाँ. There has to be a single plan for disposing of assets and liabilities either in sale in entirety और in piecemeal और in termination और abandonment. ऐसा पढ़ा है था मैंने. तेरे को हिंट दिया फिर भी नहीं समझा. तेरे को बोला ना तू रोज क्या करते रहता है, तो प्लान बनाते रहता है स्ट्रेस डिस्पोज करने का. स्ट्रेस मतलब तेरे एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एक मस्त हिंट दिया था तेरे को. चलो ये क्लियर. बोलो एक बार रिपीट करो जरा. व्हाट इज, बैठ जाओ सर. थैंक यू सो मच. व्हाट इज डीसीओ? डीसीओ इज, it is a component of a business, correct, which satisfy following three conditions. First one क्या था? It has to be a major separate line of business, either business segment और geographical segment. मतलब या तो product wise segment होना चाहिए या location wise major line of business होना चाहिए. Second, distinguishable component होना चाहिए. Separate distinguishable component operationally और नहीं एंड फाइनेंशियली. ऑपरेशनली मतलब सेपरेट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस होना चाहिए. फाइनेंशियली मतलब सेपरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज होना चाहिए. और उसके बाद देयर हैज टू बी अ सिंगल प्लान ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आइदर इन सेल इन एंटायरिटी और इन पीसमेल और इन टर्मिनेशन एंड अबंडनमेंट. याद है पक्का? So that was DCO, meaning of DCO. Now what are the transactions which are not DCO? So I hope you all remember this. Yeah. चलो बोलो क्या था first? Gradual phasing out of a product line or service line from ongoing business, ongoing line of business, correct? Second, discontinuance of a product फ्रॉम ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस. प्रोडक्ट बंद कर दिया, पहले लाइन ही बंद कर दिया, सेकेंड प्रोडक्ट बंद किया, पर वो लाइन धीरे धीरे बंद किया है, ग्रेजुअली लाइन बंद किया है. दैट इज नॉट डीसीओ. सेकेंड क्या बोला? प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू किया. वो तो अपग्रेड करते हैं तो डिसकंटिन्यू होते ही रहता है. दैट इज नॉट डीसीओ. चलो ग्रुप डिस्कशन किधर हो रहा था? चेंजेस इन लोकेशन इज नॉट डीसीओ. Then outsourcing for cost savings, no, it is not DCO. Changes in scope of operation, it is not DCO. And last, selling the subsidiary, it is not a DCO. 6 आइटम थे जो DCO नहीं है. ओके उसके बाद लास्ट पढ़ा था जो 15 मिनट्स था अपने पास, उसमें IDE, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट्स. इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ट्रिगर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, करेक्ट? नाउ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ट्रिगर कभी होगा? अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू. संडे इवनिंग तो याद ही नहीं रहता कुछ. अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू क्या दो थे? एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और directors have approved plan, detailed plan and made announcement of it. दोनों रहेगा तो we can say कि initial disclosure event will trigger. अगर वो trigger हो गया then next financial statement में you have to disclose separately. AS4 के हिसाब से adjusting के non adjusting event, correct? चलो एक 5 मिनट दे रहा हूं, पूरा थियरी रिवाइज कर लो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर.
Yes, Preet. What is discontinuing operation? Discontinuing operation is a part of a component of an enterprise which satisfies the following conditions. So, separate line of business or area of Operation. operations, which can be either business segment or geographical segment as per AS 17. Perfect. Differentiable component. Distinguishable component. Operationally or financially. Or canned. And financially. Operationally, revenue and expenses. Financially, assets and liabilities. And single plan to dispose of all assets and liabilities either in entirety, piecemeal, termination or Abandonment. ओके, ये हो गया डीसीओ का मीनिंग. अभी विच आर नॉट डीसीओ. gradual phasing out of a product line or service line. Perfect. Disposing of a product. Discontinuing a product from product क्या कहाँ से? Product from enterprise. Ongoing line of business. GDL. Shifting from one location to another. Shifting of location from one place to another. Outsourcing for cost saving. Outsourcing of a process for cost saving. C. Change in scope of business. Scope of operations. पहले मशीन से कर रहे थे, अभी लेबर ओरिएंटेड है. सेलिंग द सब्सिडियरी. बैठो. करेक्ट, याद रहेगा. चलो और एक जन चाहिए. इक्वालिटी. मुनमुन बोलो. नहीं आराम से मैं पूछेगा. आईडी इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ट्रिगर कभी होगा? उधर तक तो पहुंची ही नहीं थी सर मैं. ओ हाँ सर, मैंने तो जो पढ़ा वो आप पूछ नहीं रहे हो. बस एग्जाम भी ऐसा ही रहता है. हाँ इसके ना आईडी के. हाँ have directors have made and approved it and announced the plan. परफेक्ट. हाँ अभी ये दोनों में क्या, ये कंडीशन हो गया. अभी क्या पर इसमें आईडीई इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट ट्रिगर कभी होगा? अरे ये दो जो आप बोले एग्रीमेंट में हम एंटर हुए या फिर डायरेक्टर ने प्लान बनाया और अनाउंस किया, अप्रूव किया एंड अनाउंस किया, ये दोनों में से जो पहले होगा वो डेट को आईडीई ट्रिगर होगा. आईडीई ट्रिगर होने के बाद क्या करेंगे? ओके ऑपरेशन बंद कर देंगे ऐसा. ओके नाम क्या है आईडी का? चलो उस पे से बात करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय आईडी? फुल फॉर्म इनिशियल डिस्क्लोजर. ई पे से क्या था? एग्जाम्पशन. बहुत डीटी पड़ता है ना. इवेंट. अभी ये मीनिंग इस पे से ही मीनिंग समझता है ना अपने को. आईडी क्या रहेगा? इनिशियल मतलब पहली बार. डिस्क्लोजर कभी डिस्क्लोज करेंगे तो वो इवेंट जब भी ट्रिगर होगा तभी. अभी वो इवेंट कभी ट्रिगर होगा? नहीं, दो में से जो पहले अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशन आता है बट अप्लाई करने नहीं आता है. वो स्टार्टिंग से पढ़ रही थी ना सर, वो कल वाला मेरे को याद है, आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं. कभी पढ़ेंगे? ऐसा ब्रेक में घूमते रहता है बात पढ़ने का ना. ब्रेक में थोड़ा फ्रेश होने का. सर फ्रेश होने के लिए तो हम बाहर जाते हैं.
खेलते रहते हैं उधर इधर, 2-3 जन को तो मार भी देते हैं, गाड़ियों पे तो बॉल फेंक ही देते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ, सीएसके तो जीतता नहीं है तो उसके लोग ये गली में खेलते हैं अभी। बैठो बैठो, याद रहेगा क्या? ये आईडी था क्या बाय द वे? इनिशियल, ये ट्रिगर कभी होगा? इनिशियल डिस्क्लोजर में फर्स्ट टाइम। 1 मिनट, स्टैंडर्ड पूरा डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, डू यू अग्री? तो कभी हमको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो फर्स्ट टाइम कभी डिस्क्लोज करेंगे? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन सा फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये आईडीई ट्रिगर होगा उसके बाद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये ट्रिगर कभी होगा? तो ये दो कंडीशन में से जो भी पहले, मतलब ये दो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू, ये कंडीशंस नहीं है, इवेंट्स है एक्चुअली। ये दोनों इवेंट है ना, ये दोनों में से पहले कौन सा होगा? जो भी पहले होगा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें डिस्क्लोज करो। क्या था फर्स्ट? एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट फॉर डिस्पोज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने एग्रीमेंट कर दिया एक जन के साथ कि ये है ना लोकेशन बंद करने वाला हूं, ये पूरा आप एज इट इज फैक्ट्री ले लो, एग्रीमेंट हो गया। या फिर डायरेक्टर्स ने प्लान बना लिया है, डिटेल प्लान, एंड अनाउंस कर दिया है। दोनों में से जो पहले होगा दैट इज आईडीई, करेक्ट। उसके बाद का फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप वी हैव टू डिस्क्लोज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेपरेटली। क्या डिस्क्लोज करेंगे सेपरेटली? सेपरेटली बताएंगे ना। डिस्क्लोज क्या करेंगे? प्रॉफिट और लॉस, कैश फ्लो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दैट इज क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर। फिर नरेटिव डिस्क्लोजर भी बताएंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे कि क्या होने वाला है। फिर डेट एंड आई कैन से पीरियड इन विच दैट ऑपरेशन विल गेट क्लोज डाउन, एंड एक्चुअली डेट क्या रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन है ये सब पे, थियोरेटिकल स्टैंडर्ड है। थियरी बाहर नहीं रहेगा तो कैसा होगा मालूम है? मेरे पास दो चॉइस था, एक स्क्रू टाइट करने का एंड दूसरा चलो क्वेश्चन करते हैं। 15 मिनट का क्वेश्चन है, 15 मिनट में हो जाएगा ये, तुमको समझता है यहाँ हो गया S24। चलो तुम अपना ब्रेक में से बाहर आते ना तो उसको 15-20 मिनट लगता है, एसी सेट करेंगे न ये न वो न, उतने में स्टैंडर्ड 24 हो गया। चलो S20 बहुत मजा आएगा, करके चले जाएंगे। फिर ये तुम कभी नहीं पढ़ने वाला है। 4-4 जन को पूछेगा ना अभी से, तो मेरे पास बहुत टाइम है, देखो फुर्सत है, सच्ची में बहुत टाइम है मेरे पास। सितंबर वालों के पास टाइम नहीं है, मेरे पास तो बहुत है। तो मैं तो पूछते रहेगा, उठा उठा के पूछने का ऐसा, फिर तो बैठ हो ही जाएगा। मैं लिखने नहीं देता हूं ना, वो मेरा मिस्टेक है, तो मैं पूछ लेता हूं। चलो पूछेंगे नेक्स्ट टाइम से हर स्टैंडर्ड। अभी 5-6 जो भी स्टैंडर्ड्स बाकी है अपने, कितने हैं? 3, वो नया 3 और एक 5, 7 से 8 स्टैंडर्ड बाकी है। पूछते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। वो नए वाले सारे प्रैक्टिकल है, बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स। फिर ब्रेक में तुम नीचे जा ही नहीं पाए, पूरा क्लास इधर ही दिखेगा। अभी ढूंढने जाना पड़ता है, बहुत जन को बुलाने जाना पड़ता है, ये भाई चल लेक्चर चालू हो गया, करेक्ट। सो पूछेगा, अभी से रोज पूछेगा। कभी पूछेगा नहीं पता, बीच में भी पूछ सकता है लेक्चर के, क्योंकि कैसा है पब्लिक लेट आएगा 15 मिनट, समझ रहा है? अगर क्राउड नहीं है तो मैं पहले स्टैंडर्ड का इंपॉर्टेंट थियरी पढ़ा दे, फिर जैसे क्राउड पूरा आया बाद में पूछने का स्टार्ट करेगा। और किसको पूछने वाला है वो 2-4 जन तो पहले से फिक्स्ड है, करेक्ट। वो जूम पे रहेगा, उसको उधर भी पूछ लेगा। नहीं आएगा नेक्स्ट टाइम से तो 5 बार लिखने का। अभी नहीं, तू नहीं, कंटेंट नहीं आएगा तो मैं तो आता ही हूं। कंटेंट आज बोला ना सर, आज नहीं, मेरा एग्जाम था ने बायट नहीं किया ने, नेक्स्ट टाइम बायट करके आना, करेक्ट। या चलो आगे बढ़ते हैं। अभी याद रह गया? एक बार रिपीट कर लो ना वापस। व्हाट इज, नहीं मैं छोड़ेगा नहीं, पढ़ा के छोड़ेगा, अभी पास करवाना है। बार बार कौन पढ़ेगा आप लोग को? सुनो, what is discontinuing operation? Discontinuing operation is a component of an enterprise, correct, which is separate major line of business, correct. It can be business segment or geographical segment as per AS17. Second, distinguishable component operationally and financially, and there has to be a single plan of disposing of assets and liabilities, either in sale in entirety or in piecemeal or in termination and abandonment. याद रहेगा? पक्का? दिव्यानी जी कल नहीं आए थे ना?
संडे बस बंद रहता है नहीं? ओके चलो उसके बाद 6 आइटम्स दिए थे हमने. हेलो या 6 ग्रुप डिस्कशन एट LOC for selling the subsidiary. G, gradual phasing out of a product line or service line. Second, discontinuance of a product from ongoing line of business. जहां पे भी प्रोडक्ट बोलेंगे वहां पे सर्विस लिखने का ही, या तो प्रोडक्ट गुड्स इंडस्ट्री रहेगा या फिर सर्विस इंडस्ट्री रहेगा. करेक्ट? 2 समझा? थर्ड, लोकेशन changes, shifting of location from one place to another is not DCO. O, outsourcing of a process for cost saving is not DCO. ये सबके क्वेश्चन है. ये जो 6 है ना, 6 में से 4 से 5 क्वेश्चन है. वो पढ़ के एक एक लाइन पढ़ के तुमको समझ जाएगा ये DCO नहीं है, और क्वेश्चन भी वही पूछेगा. वो ये किधर आता है मालूम है? अभी ये थियोरेटिकल स्टैंडर्ड पीछे कोई भी क्वेश्चन में 4 मार्क 5 मार्क का पूछ लेते हैं. लास्ट अटेम्प्ट में AS 18 पूछा है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर. अभी AS 24 आ सकता है, यू नेवर नो. करेक्ट? एनीवेज यहां तक क्लियर? चलो LOC क्या है? चेंजेस इन ऑपरेशन, स्कोप ऑफ ऑपरेशन. पहले मशीन ओरिएंटेड था, अभी लेबर ओरिएंटेड. हैंडीक्राफ्ट का एग्जांपल दिया था इफ यू रिमेंबर. एंड लास्ट सेलिंग द सब्सिडियरी. मैनेजेबल? याद रहेगा? ओके. फिर IDE, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कभी ट्रिगर होगा? whichever is earlier. Entering into an agreement for selling of assets and disposing of liabilities. बरोबर है? Okay. Second, board of directors have approved a detailed plan and announced it. ये दोनों में से जो भी पहले होगा तभी IDE ट्रिगर होगा. IDE ट्रिगर हुआ तो क्या करने का? उसके बाद जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें सेपरेट डिस्क्लोजर दे दो. किसका? DCO का. नाउ DCO का क्या डिस्क्लोजर देने का? क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर एंड नरेटिव डिस्क्लोजर. क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर मतलब सेपरेट कैश फ्लो, सेपरेट प्रॉफिट और लॉस, सेपरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज. नरेटिव में डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर डेट देंगे, डेट एंड पीरियड. करेक्ट? एंड कभी कंप्लीट होने वाला है उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन देंगे. डू यू अग्री विद दिस? दिस वाज अवर AS 24. I'll go for first question. A cosmetic producing company provides you the following information: cold cream and vanishing cream. अलग अलग टाइप के क्रीम्स बनाते हैं. कोल्ड क्रीम एंड वेनिशिंग क्रीम जनवरी से सितंबर, जनवरी to September, January to September 2013, 2 lakh rupees, or I can say 2 lakh units per month कोल्ड क्रीम के लोग प्रोड्यूस करते थे. कॉस्मेटिक प्रोड्यूसिंग कंपनी है. वेनिशिंग क्रीम के भी 2 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे जनवरी से सितंबर तक. अक्टूबर से दिसंबर में क्या किया? कोल्ड क्रीम कम कर दिया, वेनिशिंग क्रीम का प्रोडक्शन बढ़ा दिया. फिर जनवरी 14 है, वो टेक्स्ट बुक में 14 है, 13 है आपके? 14 करो उसको. जैन 14 टू मार्च 14. कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन बंद कर दिया, वेनिशिंग क्रीम का बढ़ा दिया. क्या हो रहा है? द कंपनी हैज एनफोर्स्ड बोलो, चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैज पास्ड अ रिजोल्यूशन इन टू दिस इफेक्ट. बराबर? द कंपनी फॉलोज एज इट्स. शुड दिस बी ट्रीटेड एज DCO? Gradual phasing out of a product line is not a discontinuing operation. पढ़ो. By gradually reducing size of the operation in the product line of cold cream, company has increased the scale of operation of vanishing cream. बरोबर है? एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कम किया, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ाया. एसेट्स डिस्पोज किए,
सिंगल प्लान है कुछ बेचने का? नहीं. Such change is gradual phasing out of a product line or class of services does not meet the definition criteria, namely disposing of substantial either in entirety or entirety a component of enterprise. Hence this changeover is not a discontinuing operation. अभी अपने को आंसर कैसे लिखने का? तो पहले एक ही आंसर आने वाला है, एग्जाम में एक ही आएगा ना. पहले डीसीओ का डेफिनेशन मतलब मीनिंग, पहले मस्त वो 5-6 लाइन का मीनिंग लिखने का, उसके बाद में प्रूव करने का कि ये डीसीओ नहीं है बिकॉज देयर इज नो सिंगल प्लान टू डिस्पोज ऑफ एनी एसेट ऑफ पर्टिकुलर ऑपरेशन, इट इज मियर ग्रेजुअल फेसिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन. फिर बोलने का इन द गिवन केस कोल्ड क्रीम का प्रोडक्शन कम करते जा रहे हैं, वेनिशिंग क्रीम का प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, सो रिसोर्सेस ऑफ cold cream have been transferred to vanishing cream, so there is no single plan to dispose of, so it is not a discontinuing operation. That is the way you should present your answer. उसके लिए थियरी बायट होना चाहिए तो वो 6 आइटम भी लिख सकते हो, एक ही आंसर लिखने का है. बट ये ग्रेजुअल फेसिंग आउट वाला ही है तो सिर्फ ग्रेजुअल फेसिंग आउट वाला लिख के प्रूव कर दिया तो भी चलेगा. डू यू अग्री विद दिस? सेकेंड पढ़ो. हेल्थकेयर गुड्स प्रोड्यूसर हैज चेंज्ड व्हाट फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. मंथली सेल महाराष्ट्र गुजरात, ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात का है. जनवरी टू सितंबर में सेम था 4 लाख. अक्टूबर टू दिसंबर 2 लाख 6 लाख. जनवरी टू मार्च नील एंड 8 लाख. अभी क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं कि लोकेशन चेंज कर रहे हैं? लोकेशन चेंज कर रहे हैं. द अर्लियर द कंपनी वाज मार्केटिंग द प्रोडक्शन इन टू geographical segments because of stiff competition and falling margin in Maharashtra, it had gradually closed down its operation in Maharashtra and shifted all activities to. Should this event be part of DCO? बोलो. देखो इधर आंसर अच्छी तरह प्रेजेंट किया है, पढ़ो. एज पर AS 24 क्या होता है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ, ये डेफिनेशन लिखा देखो, पढ़ो. Is a component of an enterprise, correct, that the enterprise pursuant to for substantially its entirety disposing of or terminating through, and that represents what? Either or business segment. बराबर. that can be क्या लिखा है? ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस. यही मीनिंग मैंने भी लिखवाया इफ यू रिमेंबर. सीक्वेंस चेंज किया वो लोग ने, हमने अलग सीक्वेंस में लिखा है. ये लोग ने मीनिंग बताया डीसीओ का. एज पर द स्टैंडर्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रीक्वेंटली क्लोज फैसिलिटीज, abandon products or even product lines. The change the size of their workforce in response to market forces. While those kinds of terminations generally are not discontinuing operation, they can occur in connection with DCO. Okay. Example of activities that do not necessarily satisfy criteria of discontinuing operation, that is gradual phasing out of a product line or service line. Correct? Discontinuing a product abruptly. Several products are discontinued from ongoing line of business. These are not discontinuing operation. In the given case, the company has enforced gradual reduction in the product line, does not represent separate major line of business, hence it is not a discontinuing operation. In short, अपने को आंसर कैसे लिखना है? पहले DCO का मीनिंग लिखने का, चाहिए तो वो जो 6 लिखवाया वो लिख देने का, फिर प्रूव करने का कि इन द गिवन केस जो हो रहा है इट इज नॉट अ DCO. Question number 3. Company belonging to the process industry
carries out what? The output of first process is taken as output of second process is taken as the final product emerges out of. It is also possible to outsource the intermediate product. It has been found that over a period of time, cost of production of the first process is 10% higher than the market price of the intermediate product available freely in the market. The company has decided to close down first process as a measure of cost saving. This is called as vertical spin-off and outsource. Should this be treated as discontinuing operation? Answer is no. Answer कैसे लिखने का? वही पहले डेफिनेशन, फिर एग्जाम्पल कितने थे? 6. एज पर AS 24 फॉलोइंग क्या लिखा है? पढ़ो. विल नॉट बी कंसिडर्ड एज. फर्स्ट क्या था? सेकेंड, थर्ड, लोकेशन, फोर्थ फॉर कॉस्ट सेविंग. मैंने आपको सिंपल वर्ड में लिखवाया आउटसोर्स. करेक्ट. इन द गिवन केस हो क्या रहा है? बोलो. द कंपनी बिलोंग्स टू प्रोसेस इंडस्ट्री, हैज 3 processes, output so and so. It is possible to outsource intermediate product, and outsourcing the cost will be reduced by 10%. The company plans to close down its first operation. It is business restructuring decision. It is business restructuring decision for cost savings. It is not a discontinuing operation. बोलो. तीनों clear question? अभी 5th important mark करो. किया ही हुआ एक्चुअली. Rohini Limited is in the business of manufacturing passenger cars and commercial vehicles. Company is working on a strategic plan to close production of passenger cars and produce only commercial vehicles over coming 5 years. प्लान किया है. क्या प्लान किया? कि पैसेंजर कार बंद करना है, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन करेंगे. However, no specific plans have been drawn up for sale of neither the division nor its asset. मतलब there is no single plan to dispose of assets. देखो हिंट सब देते हैं अगर स्टैंडर्ड बायट है तो. आगे आज से पूछेगा, अभी मैं हर लेक्चर में पूछेगा, 2-4 जन को उठा के पूछेगा, नहीं आया तो फिर लिख के आने का, या फिर पीछे भेज देगा लिखो बायट करो. थोड़ा अभी स्ट्रिक्ट तो रहना ही पड़ेगा. मैं लाइट रहता है तो तुम लोग बायट नहीं करता है. कंटेंट में थोड़ी मस्ती चलेगा. मैं पूछेगा, हर लेक्चर पूछेगा, बायट करके आने का. जो पढ़ाया वो पूछेगा अप टू दैट लेक्चर. आगे हैव बीन ड्रॉन अप फॉर सेल ऑफ नाइदर डिविजन नॉर इट्स एसेट as a part of its prospective plan. It will reduce, मतलब फ्यूचर का प्लान क्या है देखो जरा. It will reduce what? 20% एनुअली. बोलता है हर साल 20% कम करने वाले हैं. क्या? प्रोडक्शन कार, पैसेंजर कार का प्रोडक्शन 20% कहने से ग्रेजुअली रिडक्शन होने वाला है. एंड इट ऑल्सो प्लान्स टू एस्टैब्लिश व्हाट? एक नया फैक्ट्री भी डालेंगे. किसके लिए? फॉर कमर्शियल व्हीकल्स. एंड ट्रांसफर क्या लिखा है? मतलब ये जो पैसेंजर कार डिवीजन बंद करने वाले हैं उसके एसेट्स बेचने वाले हैं कि उधर अभी कमर्शियल कार का प्रोडक्शन होने वाला है. कमर्शियल व्हीकल का प्रोडक्शन होने वाला है. जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे उसको हम लोग एक नया फैक्ट्री भी ओपन कर रहे हैं, उधर शिफ्ट करने वाला है. इज इट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? अभी 3 क्वेश्चन है, एक एक का आंसर देते हैं. इफ क्या लिखा है?
gradual phasing out in itself can be considered as DCO. Bolo. Within the meaning of AS24. बरोबर? तो आएगा नहीं आएगा? एक एक पढ़ते जाओ. Discontinuing operation is a, come on, component of an pursuant to a, for disposing of assets either in entirety, correct, or in piecemeal or termination and abandonment. बरोबर है? That represents separate major line of business, geographically business or geographical area of operation. That can be क्या लिखा है? Distinguishable component operationally and financially. इधर से यहां तक के लोग ने मीनिंग लिख दिया. अभी डायरेक्ट आंसर देख लो. Mere gradual phasing out is not considered as discontinuing operation defined as per AS24. Discontinuing operation examples of activities that do not necessarily satisfy criteria of definition above. Okay. अभी उसके बाद में लोग ने 1, 2, 3 एग्जाम्पल दिए. अपने कितने थे? 6. ये लोग ने 3 लिखे हैं. अपने को सब लिख देने का. Gradual phasing out of a product line, shifting of location. समझा ये? And closing the facility to achieve cost saving. I hope you understood this. चलो फर्स्ट वाला it is not DCO. ये समझा? सेकेंड देखो तो, if the company passes a resolution to sell some of the assets of passenger car division and also to transfer few other assets to the passenger car division to new factory, does this trigger AS24? बोला हम पैसेंजर कार डिवीजन बंद कर रहे हैं, थोड़े एसेट बेचेंगे, सब नहीं, एंड बाकी के एसेट नए फैक्ट्री में ट्रांसफर करेंगे. इज इट डीसीओ? आंसर इज नो. सारे एसेट बेचने चाहिए. देयर हैज टू बी अ सिंगल प्लान टू डिस्पोज ऑफ, सब्सटेंशियली टू डिस्पोज ऑफ ऑल एसेट्स, इफ यू रिमेंबर. करेक्ट? पढ़ो आंसर. No, it is not a discontinuing operation. The resolution is silent about what? Stoppage of car segment is definite time period. Though sale of some assets and some are transferred to other factory, that is new factory, but the closer roadmap and new segment starting roadmap are missing, hence AS24 will not be applicable. It cannot be considered as discontinuing operation. There has to be a single plan. बराबर है? Last, would your answer differ? If company resolves, मतलब decide to sell the assets of passenger car division, passenger car division बंद कर रहे हैं, बोला हम assets बेच देंगे in phased but time bound manner. थोड़े करके हम पैसेंजर कार डिवीजन बंद कर रहे हैं, उसके एसेट बेच देंगे थोड़े करके, टुकड़े में बेच देंगे. पीस मिल अलाउड है कि नॉट अलाउड? अलाउड है. तो पीस बाय पीस एसेट्स आर सोल्ड. इन दैट सिनेरियो इट कैन बिकम व्हाट? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन. ये रहा, पढ़ो आंसर. इज इट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन? यस. फेस्ड एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम मतलब सिंगल प्लान resolved in the board of directors meeting clearly indicates that closure of the passenger car segment in a definite time frame will constitute a clear roadmap. Hence this action will attract AS24. It will be considered as DCO as per AS24. ये क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? AS24 याद रहेगा? लास्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये टाइम पास. व्हाट आर द, क्या लिखा ये? क्या क्या डिस्क्लोज करने का? बस वही सब अलग वैसे लिखा है. एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट पढ़ो क्या लिखा है. डिस्क्रिप्शन ऑफ business or geographical segment, date and nature, date or period, carrying amount of assets, amount of revenue and expense, profit and loss, and cash flows.
हम भी यही लिखा था, क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर में 3 थे एंड नरेटिव में भी अपने 3 थे. सो यहाँ पे लोग के 8 है, अपने 6 थे. आई होप यू रिमेंबर दिस. क्या बढ़ाया वो लोग ने? ये बढ़ाया. एंड बैलेंस शीट आइटम्स जो बेचेंगे उसका कैरिंग वैल्यू कितना है? बोलो. डिस्क्लोजर क्लियर? अभी सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 4. आंसर नहीं है उसका. अभी ये तुम रीड करेगा और मुझे आंसर देगा. करना क्या है? थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इन डिटेल. पढ़ू मैं. A company has 2 divisions, cement division and steel division. It has started negotiating for disposal of the steel division informally since. क्या लिखा है? मतलब 2 डिवीजन है, कंपनी को स्टील डिवीजन बेचने का इंटेंट है, तो वो इनफॉर्मली प्रोस्पेक्टिव बायर के साथ में डिस्कशन स्टार्ट किया. Discussion has been held with the possible buyers. The labor union has demonstrated against this secret deal. लेबर लोग को समझा, एम्प्लॉइज लोग को समझ गया कि कंपनी स्टील डिवीजन बेचने वाला है. तो स्टील डिवीजन के जो लेबर लोग थे वो लोग ने स्ट्राइक किया, डेमोन्स्ट्रेट किया. द कंपनी हैज गिवन स्टेटमेंट. ये मैनेजमेंट वाले देखो क्या करते हैं. द कंपनी हैज गिवन अ स्टेटमेंट कि हम तो ऐसे ही मिले थे, मजाक कर रहे थे. द कंपनी हैज गिवन अ स्टेटमेंट देयर दैट देयर इज नो मूव टू सेल द स्टील डिवीजन. ये कभी बोल रहे हैं लोग? मैं अटेम्प्ट के टाइम पे कि कोई बेचने का हमारा पर्पस नहीं है, हम तो पॉसिबल बायर, प्रोस्पेक्टिव बायर से ऐसे ही मिले थे. दैट वाज जस्ट कैजुअल मीट. नवंबर में चेंज हो गए. द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन द मार्केट डिमांड. स्टील डिवीजन का प्रोडक्शन हमने कम कर दिया है. तो हम क्या रीजन दे रहा है मैनेजमेंट कि हम कोई पॉसिबल बायर को तो ऐसे ही मिले थे, कैजुअल मीटिंग था. तो वर्कर लोग ने पूछा आप प्रोडक्शन क्यों कम किया? बोलता है मार्केट डिमांड कम है हमारे प्रोडक्ट का, हमारा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है ज्यादा, डिमांड कम है, इसलिए हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं. Significant reduction in the production has taken place because of decline in the market demand for the company's product. It is not as planned strategy to close down operations. बोलते हैं कुछ बंद करने का हमारा इंटेंट नहीं है. दैट वॉज द टॉक इन द मंथ ऑफ मे. अभी देखो नवंबर आ गया, 6 महीने बाद. ड्यूरिंग नवंबर 2008 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड अनाउंस्ड, सीधा बता दिया, दैट दे आर कंसिडरिंग व्हाट? स्टील डिवीजन को बेचने वाले हम, बिकॉज ऑफ continuous losses suffered by that division. No formal resolution was passed. सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, करेक्ट. फॉर्मल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है. कभी? नवंबर में. मतलब प्लान पास, फॉर्मली प्लान पास नहीं हुआ है. रेजोल्यूशन मतलब एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर शुड अप्रूव दैट और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर शुड अप्रूव दैट. तो ही बोलेंगे ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, प्लान पास हुआ. नो फॉर्मल रेजोल्यूशन इज पास्ड, बट डायरेक्टर्स ने सिर्फ अनाउंस किया है कि हम स्टील डिवीजन बेचने जा रहे हैं. नेसेसरी फॉर्मेलिटीज फॉर डिस्पोजल ऑफ डिवीजन वर फुलफिल्ड ड्यूरिंग जनवरी 2009. January 2009. The steel division was disposed of in last week of January 2009. The company follows calendar year as accounting year. Does this event require disclosure? अब ये क्वेश्चन किसके ऊपर है? कैन एनीबडी? डीसीओ है कि नहीं वो नहीं पूछ रहा है, आईडी पे क्वेश्चन है. इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कभी ट्रिगर हो रहा है?
तो अभी मेरे को आंसर दो, मई महीने में क्या चल रहा था? जस्ट नेगोशिएशन. मैनेजमेंट डिक्लेयर्ड व्हाट? कि देयर इज नो इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ स्टील प्लांट. नवंबर में सडनली क्या किया? डायरेक्टर्स ने आके अनाउंसमेंट कर दिया विदाउट फॉर्मल रिजोल्यूशन. मतलब प्लान अप्रूव नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट कर दिया. अप्रूवल कभी होगा? जनवरी में. करेक्ट. एंड जनवरी में पूरा एक जो प्लांट था उसको डिस्पोज कर दिया. अभी क्वेश्चन क्या है मालूम है? कि 31 दिसंबर इज ईयर एंडिंग. 31 दिसंबर इज ईयर एंडिंग. मेरे को पहले एक आंसर दो, आईडीई ट्रिगर कभी हुआ है? आईडीई ट्रिगर नवंबर में हुआ कि जनवरी में? नवंबर में हुआ कि जनवरी में? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, वो इवेंट ट्रिगर कभी हुआ है? नवंबर में नहीं हुआ पक्का? क्यों नहीं हुआ नवंबर में? प्लान अनाउंस हुआ है, सिर्फ अनाउंसमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिजोल्यूशन भी पास करना चाहिए, अप्रूव, इसलिए वहां पे एंड लिखवाया था मैंने. प्लान अप्रूव्ड, प्लान डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड द प्लान, अप्रूव्ड अ डिटेल्ड प्लान एंड अनाउंस्ड इट. दोनों होना चाहिए, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं चलेगा, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, प्लान अप्रूव होना चाहिए. यहां पे लोग ने सिर्फ अनाउंसमेंट किया विदाउट रिजोल्यूशन. तो रिजोल्यूशन नवंबर में हुआ ही नहीं है पास. तो आईडी ट्रिगर कभी हो रहा है? जनवरी में ट्रिगर हो रहा है. बैलेंस शीट डेट क्या है? 31 दिसंबर. सो इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट इज ट्रिगरिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर बैलेंस शीट डेट. तो ये एडजस्टिंग इवेंट के नॉन एडजस्टिंग? इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज पर ES4. अगर नॉन एडजस्टिंग है तो फिर 31 दिसंबर को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सेपरेट डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड. डू यू अग्री विद दिस? तो फिर क्या, कहां पे क्या डिस्क्लोज करेंगे? सिर्फ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे हम लोग. क्या डिस्क्लोज करेंगे? कि ये ऑपरेशन हम बंद करने जा रहे हैं, डिविजन बंद करने जा रहे हैं. दैट्स इट. नो प्रॉफिट और लॉस, नो कैश फ्लो, नथिंग विल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. ये गया कि गया? पक्का? आईडीई का क्वेश्चन है ये. बाकी सब डीसीओ है कि नहीं, डीसीओ है कि नहीं, वो वाले क्वेश्चंस थे. स्टैंडर्ड बहुत इजी है, थियोरेटिकल स्टैंडर्ड एक्चुअली बहुत सिंपल होते हैं, बट कैसा है, पब्लिक पढ़ता ही नहीं है, वो छोड़ देता है. सर पकता है, पकता है नहीं. थियोरेटिकल स्टैंडर्ड जितने भी है ना, एक दिन में हो सकते हैं सब. तो युग मेरे को बोला सर 2 दिवस में बड़ा स्टैंडर्ड कह रहा. 2 दिन में रिवाइज किया उसने सारे स्टैंडर्ड. दिन पूरा दिन बैठता था इधर ही लाइब्रेरी में. मॉर्निंग में जाएगा 7 बजे, 7-8 बजे जाता हूं सर. रात को जब तक वो नहीं निकालते तब तक मैं नहीं निकलता हूं. बीच में ब्रेक्स ले लेके पढ़ते रहता हूं. 2 दिन में बोला सर सब स्टैंडर्ड उड़ा दिया. तो बोला क्या किया? स्टडी मैट. बोलता है सर स्टडी मैट के साथ किया, क्योंकि स्टडी मैट और आपका लैंग्वेज सेम था. उसमें मेरे को सिर्फ थियरी तो सेम ही था, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन देखना पड़ा, पर वो भी सारे क्वेश्चन बुक में कवर्ड है. सो 2 दिन में पूरे स्टैंडर्ड उड़ा दिए. बोलता थियोरेटिकल स्टैंडर्ड तो सर बायहार्ट किया हुआ है तो फटाफट रिकलेक्ट होता, पर लेक्चर में बायहार्ट किया है तो, टाइम पास किया है तो रिकलेक्ट ही नहीं होएगा. तभी लगेगा आइला ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं. अभी वो की दिया है, वो की AS24 में दिया है. क्यों? इतनी बार मैंने रिपीट करवाया, इसीलिए याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा. तो बाकी सब मस्ती अभी छोड़ देंगे, जरा भी करने का ही नहीं अपने को. नो एंटरटेनमेंट इन लेक्चर. चुपचाप आने का, पढ़ने का ईमानदारी से. नेक्स्ट 6-7 जो भी स्टैंडर्ड्स है ना, बहुत डेंजरस है सर. वो आज समझेगा आपको. थियरी सुनेगा तो खुद कर पाएगा, अदरवाइज मेरे पे डिपेंडेंट रहेंगे. AS22 में तो बहुत मजा आएगा. 15, 22 सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लिटरली नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं. करेक्ट? 1 मिनट, याद रहेगा ये सब. AS24 अभी आज के बाद कैसा होगा मालूम है? कि सर भड़के हुए थे वो लेक्चर में, बट वो स्टैंडर्ड बायहार्ट हो गया हमारा उसके कारण. तो रोज भड़केगा. अभी मैं सुबह ही सोच के लिया आज कि नहीं, ये लोग साले लाइटली लेते हैं ना, नहीं छोड़ेगा नहीं, ये लोग पढ़ा के ही छोड़ेगा. लाइटली क्यों लेने का? हर लेक्चर सीरियसली लेना. एक एक लेक्चर का इंपॉर्टेंस समझो. कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस, डोंट टेक इट लाइटली. यू नेवर नो विच लेक्चर कंटेंट विल कम इन एग्जाम यार. सुना रहेगा कंटेंट तो एग्जाम में काम आएगा. और रिवीजन इजी होगा, नहीं तो रिवीजन में फंस जाएंगे. टाइम नहीं रहता है रिवीजन के लिए उतना.
समझ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर लिखना है आपको, आंसर लिखना है, लिखो। This question relates to AS24 discontinuing operation and AS4 contingencies and events occurring after balance sheet date. Next line, as per AS24, discontinuing operation, initial disclosure event is earlier of the following two. Number one, entering into an agreement for disposal of assets, or number two, directors have approved, ब्रैकेट में resolved, bracket close, approved the detailed plan and announce it. ये clear? Next line, in the given case, the company has two divisions, cement and steel division, comma, during November 2008, the board of directors have announced the disposal of steel division but no formal resolution was passed.
all necessary formalities for disposal of division are fulfilled in January 2000 are fulfilled in January 2009. So initial disclosure event triggers in Jan 2009. Next line, as per AS4 bracket में revised, it is non-adjusting event. Next line, hence separate disclosure in financial statement of 2008 is not required. Only disclosure about information of discontinuing operation is required. एक मिनट, क्या लिखा? Disclosure of is required in director's report. However, if it is material event, then can be disclosed in notes to accounts. Can be disclosed in notes to accounts. Clear? That's it. This is the end of what? AS24. समझा? 24 simple, manageable. चलो, बात नहीं है, अभी चुप रहना थोड़ी देर. थियरी थोड़ी देर के बाद लिखवाता हूं, पहले कुछ बैकग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा. Listen, we are starting with very important standard AS20. See, in question number 1 we are expecting 14 marks practical standards. Question 1, 14 marks practical standard, 554, 5 मार्क 5 मार्क 4 मार्क, 3 क्वेश्चन दिखेगा. उसमें से अभी AS2 है, 7 है, 10 है, 26, 11, 12, 16, 20, 19, 22, 15, 28, ये सारे प्रैक्टिकल है. उसमें से 3 दिखेंगे. एंड पीछे एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थियोरेटिकल स्टैंडर्ड के आ सकते हैं. करेक्ट? पीछे प्रैक्टिकल के भी आ सकते हैं. यू नेवर नो, 4-4 मार्क के लिए, 5-5 मार्क के लिए पीछे भी पूछते हैं. कभी कभी 7 मार्क के लिए पूछते हैं. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक बार 7 मार्क के लिए पूछा फर्स्ट अटेम्प्ट में, न्यू सिलेबस, क्योंकि 14 मार्क्स का स्टैंडर्ड करना था तो उसने 7-7 का 2 पूछ लिया, पर रिक्वायर्ड पार्ट बढ़ा देते हैं फिर.
correct? Anyways, I'll go for AS20. Very interesting discussion. Name of the standard is earning per share. कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर ध्यान दो इधर ही. I want your opinion on this first of all. चलो, tell me, there is one company A Limited, other company B Limited. Their net profit 100 CR, इसका net profit 200 CR. Which company is better? Depends on what? Depends on the size of the company. किसका equity ज़्यादा है? So let us take number of equity shares. 2 crore shares. And here we have 5 crore shares. बोलो कितना? बोलो. What is 50? बोलो. Okay, ये तुम्हारा EPS, तुम्हारा, मेरा नहीं. And this will be 40. Now which company is better? बोलो. Obviously the earning per share of A Limited is more. So A Limited is better. Earning per share क्या फर्क पड़ता है सर? EPS, एक शेयर पे कंपनी कितना कमा रहा है? अकॉर्डिंगली कंपनी कैन गिव अस व्हाट? डिविडेंड देगा. अगर डिविडेंड नहीं दिया तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा. दैट इज ग्रोथ. दैट विल बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग. तो कंपनी विल ग्रो, प्राइस विल ग्रो. EPS is better indicator to determine the performance of the company. EPS into, सुना है ये, will give us market price per share. रेशियो हुआ है नहीं हुआ है? जिसका हुआ है उसको समझेगा. अर्निंग पर शेयर ए लिमिटेड 50 रुपया कमाता है. मार्केट में इसका 1000 रुपये का भाव है. मैं 1000 रुपया देने के लिए रेडी है. मैं 1000 रुपये में वो शेयर खरीद रहा हूं. मतलब क्या मालूम है? मैं अर्निंग का 20 गुना देने के लिए रेडी है. आई एम रेडी टू पे 20 टाइम्स ऑफ द अर्निंग ऑफ पर्टिकुलर शेयर. पीई, प्राइस अर्निंग. प्राइस अर्निंग रेशियो इज इन मल्टीपल, ऑलवेज टाइम्स के फॉर्म में होता है. फॉर्मूला क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो का? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अपॉन अर्निंग. मार्केट प्राइस अपॉन EPS इज प्राइस अर्निंग रेशियो. तो मार्केट प्राइस अपॉन EPS इज प्राइस अर्निंग रेशियो. अब इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ. मार्केट प्राइस इक्वल टू, बोलो, EPS इंटू PV रेशियो, नहीं PE रेशियो. मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं है. PE रेशियो, दिस विल बी योर इक्वेशन. बराबर है? सो आपका जो फंडामेंटल एनालिसिस चलता है FM में, ये सारे रेशियो के बेसिस पे चलता है. जो शेयर मार्केट वाले रहेंगे उसको थोड़ा बहुत समझेगा. करेक्ट? आई कैन से दैट net profit is not the indicator to decide the performance of the company. Earning per share is better indicator to decide the performance of the company. हम लोग के लेवल पे हम जब भी बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन वही रहता है, PE चेक कर एंड EPS चेक कर. इन शॉर्ट PE चेक कर ले, प्राइस अर्निंग रेशियो देख ले. मार्केट प्राइस तो अवेलेबल रहता है, तो अर्निंग समझ जाते हैं हमको क्या अर्निंग रहेगा. जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है उसमें डिविडेंड पर शेयर भी ज्यादा आ सकता है, या अगर कंपनी डिविडेंड कम पे कर रहा है तो कंपनी का ग्रोथ ज्यादा हो सकता है. क्यों कंपनी डिविडेंड कम पे करेगा? सो कंपनी कैन इन्वेस्ट इन अवर सेल्फ, कंपनी कैन एक्सपांड इट्स बिजनेस एंड कंपनी कैन अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर. सो प्राइस विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली. करेक्ट? या ओके. अभी माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन,
what is the, we are not going to talk about PE in this chapter. We are going to talk about only EPS. Entire standard is focusing on what is the main objective, you know. This standard prescribes the methodology, that is principles for methodology to determine EPS, how to calculate EPS. That's it. That is the end of the standard. आगे कुछ नहीं करना है. EPS डिटरमाइन करने का, and EPS will be presented on the face of P&L of the company. कंपनी के P&L में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसके बाद में EPS प्रेजेंट करना पड़ता है. अगेन इट इज अ रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. नो अकाउंटिंग इन दिस स्टैंडर्ड, नो डेबिट क्रेडिट, नथिंग. EPS कैलकुलेट करो और P&L के नीचे प्रेजेंट करो. ये सब काम आपको करने का है. फ्यूचर में कंपनीज ज्वाइन करेंगे, ये सब आएगा आपके सिर पे. यू कैन नॉट से सर हम चैप्टर छोड़ के गए थे. टैक्स में जाएंगे देन इट्स डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. ऑडिट में गए तो ये सब आएगा आपके पास. यू शुड नो हाउ टू डिटरमाइन EPS. यू शुड नो कि वहां पे प्रेजेंट करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो सब दिया है. क्लियर? What is the formula? बोलो. What is the formula which is there in your mind? Come on. ऊपर ही लिख रहा हूं, आगे आने का ना. कल से दोनों छोटे छोटे लोग सब आगे बैठो इधर. अर्निंग पर शेयर EPS फॉर्मूला बोलो. अर्निंग पर शेयर. कम ऑन. अर्निंग पर शेयर, नो पी नथिंग, नॉर्मल EPS का फॉर्मूला. हाँ बोलो, बराबर है. प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. क्या चाहिए न्यूमरेटर में मेरे को? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये अर्निंग पर क्या लिखा? ये विच शेयर? इक्विटी शेयर का अर्निंग पर शेयर फाइंड कर रहे हैं हम लोग. तो न्यूमरेटर में मेरे को प्रॉफिट्स अर्निंग्स लेना पड़ेगा, टोटल अर्निंग्स. यही फॉर्मूला है ना, आपने अभी तो अप्लाई किया. 100 करोड़ टोटल प्रॉफिट है. कौन सा प्रॉफिट है वो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स. कैसे फाइंड होएगा ये न्यूमरेटर? हाउ टू फाइंड आउट न्यूमरेटर? इनकम्स माइनस एक्सपेंस विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट. देखो इधर क्या लिखा? इनकम्स माइनस ये क्या आया? आई कैन से EBIT बोलो इसको. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. कोई बताएगा ये प्रॉफिट जो आया किसके लिए है? सी फीलिंग से आंसर नहीं. यू शुड नो हाउ टू रीड. इनकम माइनस एक्सपेंस, अर्निंग, इंटरेस्ट एंड, मतलब ये जो प्रॉफिट आया वो लेंडर्स, डिबेंचर होल्डर्स के लिए. फिर टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के लिए. फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए. एंड फिर जो बचा वो इक्विटी के लिए. इसमें से पहले किसको देंगे? होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को. फिर क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर. अभी ये प्रॉफिट किसके लिए है? गवर्नमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. गवर्नमेंट को दे दो. सी रीड करना सीखना है. अभी CA बन रहा है. वी शुड नो. अकाउंटेंट थोड़ी हम लोग. क्या है? प्रॉफिट मिल गया.
भाई इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस के कोर्सेज चालू है मार्केट में। डेटा एनालिसिस में करते क्या है, यही एनालिसिस करेंगे और क्या करेंगे, अलग अलग वे से करेंगे एंड प्रेजेंट करेंगे पीपीटी बना के। पीपीटी तो एआई में खुद बन जाता है। करेक्ट, यू शुड नो कि क्या एनालिसिस करके अपने को करना है। ये आया टैक्स, चलो बोलो अभी ये क्या मिलेगा, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर। अभी प्रेफरेंस डिविडेंड, करेक्ट। फिर प्रॉफिट फॉर पेस इज अवर न्यूमरेटर। पूरे स्टैंडर्ड में एक ही पैराग्राफ दिया है न्यूमरेटर के बारे में, कि हाउ टू डिटरमाइन न्यूमरेटर। दिस इज वेरी सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट। चलो अभी बात करते हैं, मेरे साथ रहना। अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला क्या था आपका, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय शेयर्स के इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ, ओके। ये तो एफएम में सीखा, तो स्टैंडर्ड क्यों बनाया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कौन से डेट के, ओपनिंग क्लोजिंग। अर्निंग पर शेयर ईयर एंड को कैलकुलेट करेंगे फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, कौन से डेट के नंबर ऑफ शेयर्स वी विल कंसिडर, बोलो, बैलेंस शीट डेट मतलब एंड ऑफ द ईयर। अभी सुनो, इफ यू आर सेइंग दिस इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, देन योर आंसर इज रॉन्ग। तो ये स्टैंडर्ड बनता ही नहीं सर। एफएम में तो हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज पर बैलेंस शीट ही लेते थे, वो एफएम है, दैट इज फॉर एनालिसिस पर्पस, दिस इज फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। इन रिपोर्टिंग यू कैन नॉट डू दैट, एनालिसिस में सेल्फ एनालिसिस है, खुद कैलकुलेट करो, खुद ही एनालिसिस करो। यहाँ पे रिपोर्टिंग पूरे पब्लिक को देना, एंड वहां पे एक्सपर्ट बैठे हैं, दे विल डू देयर ओन इंटरप्रिटेशंस। अभी सोच समझ के आंसर देना। दिस प्रॉफिट न्यूमरेटर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इट इज 31st मार्च प्रॉफिट, मतलब ईयर एंड प्रॉफिट के एंटायर ईयर प्रॉफिट। मतलब तुम न्यूमरेटर में क्या लेता है, प्रॉफिट ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द ईयर। डिनोमिनेटर में क्या लेता है, नंबर ऑफ शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट डेट का नंबर ऑफ शेयर्स। 1st April 24, 31st March 2025. Beginning of the year, I had 1 lakh equity shares. I hope you can understand if I have equity shares. बात नहीं करना अभी। 1 lakh equity shares I have at the beginning of the year means I hope you can understand we have equity share capital in our balance sheet. 1 lakh equity shares into 10 मतलब ये 10 लाख का मेरा कैपिटल है। Now one big statement I am going to pass. I hope you all know that there is no money on the liability side. Liability side पे कोई पैसे नहीं होते हैं। Whenever company will issue any equity share, क्या एंट्री पास करता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
सो देर इज नो मनी ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लिखा, उसमें पैसे नहीं है. शेयर कैपिटल का पैसा किधर है? एसेट में है. ये एसेट बैंक आया, अभी ये पैसे से हम क्या करेंगे? तो हम ये पैसा बिजनेस में लगाएंगे, मशीनरी लेंगे, फर्नीचर लेंगे, फैक्ट्री लेंगे, स्टॉक लेंगे और बिजनेस करेंगे. ये सारे एसेट्स को हम बोलते हैं रिसोर्सेस. बरोबर है? सो देर इज नो मनी ऑन द लायबिलिटी साइड. ये पॉइंट समझा कि ये पॉइंट में डाउट है? देर इज नो मनी ऑन द लायबिलिटी साइड. अभी सुनना अच्छे से. 1 लाख इक्विटी शेयर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास थे. मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये 1 लाख इक्विटी शेयर का पैसा एसेट में था, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री, मशीनरी, स्टॉक एटसेट्रा. ईयर एंड को मैंने फ्रेश इश्यू किया 1 लाख और इक्विटी शेयर का. अभी टोटल शेयर्स कितने हो गए मेरे ईयर एंड को बेटा? 2 लाख शेयर्स. Now I want to calculate EPS at the end of the period, at the end of the year. EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये पूरे साल में मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो मैंने न्यूमरेटर में ले लिया. अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको आता है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. एज पर योर कैलकुलेशन, sir, number of equity share as per balance sheet is 2 lakh equity shares. आप लोग बोल रहे थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर का लेना है, बैलेंस शीट डेट का लेना है. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज पर बैलेंस शीट डेट 2 लाख इक्विटी शेयर्स है. अभी बोलो 2 लाख आना चाहिए कि 2 लाख नहीं आना चाहिए? क्यों? Why 2 lakh is wrong? ये 1 लाख शेयर्स का पैसा पूरे साल बिजनेस में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये 1 लाख शेयर्स जो ओल्ड वाले 1 लाख शेयर्स हैं, ये पूरे साल में जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो सिर्फ ओल्ड इक्विटी शेयर के हैं कि वो दोनों इक्विटी शेयर के हैं? सिर्फ ओल्ड इक्विटी शेयर का प्रॉफिट है वो. बिकॉज ये ओल्ड इक्विटी शेयर का पैसा रिसोर्सेस आई हैव यूटिलाइज ड्यूरिंग द एंटायर ईयर. सो वॉट एवर प्रॉफिट इज अर्न्ड बाय यूटिलाइजिंग द मनी ऑफ दैट 1 लाख इक्विटी शेयर is belonging to only old 1 lakh equity share. It is not belonging to new 1 lakh equity share. ये 1 लाख शेयर का पैसा कभी आया? लास्ट डेट को आया है. ये पैसा मैंने बिजनेस में यूज ही नहीं किया है करंट ईयर में. इससे मैंने करंट ईयर में कोई स्टॉक ही नहीं खरीदा है, इससे मैंने कोई फैक्ट्री ही नहीं लिया, इससे कोई मशीनरी नहीं आया. ये पैसा ही बिजनेस में यूज नहीं हुआ है. तो जो भी प्रॉफिट कमाया वो इसके वजह से नहीं कमाया है. हाउ कैन यू कंसीडर इट इन डिनोमिनेटर? EPS is not a day ratio. EPS is a period ratio. It is earning per share. एक दिन का अर्निंग नहीं चाहिए, पूरे साल का अर्निंग चाहिए. पूरे साल का अर्निंग पर शेयर चाहिए. उसके लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both should be for the year. It should not be numerator, sir, for the entire year, denominator at the end of the year. Then this comparison is not valid only. तुम न्यूमरेटर में पूरे साल का प्रॉफिट लेता है, डिनोमिनेटर में ईयर एंड का शेयर्स लेता है. This particular comparison is invalid comparison. It will give you wrong EPS. अभी यही सिनेरियो में मेरा अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट है और आई कैन से 100 का प्रॉफिट है, 100 lakhs का, लॉजिकली कितना शेयर्स डिनोमिनेटर में आना चाहिए? 1 लाख के 2 लाख?
1 लाख ही आना चाहिए, 100 का एपीएस बनेगा बॉस. एज पर योर कैलकुलेशन सर, 100 lakhs डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स एट द बैलेंस शीट डेट, दैट इज 2 lakhs. सो 50 का एपीएस. अभी 50 रुपया कमाया किसी को बोलेगा, और 100 रुपया कमाया किसी को बोलेगा. आई होप यू इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर. ये पैसा ही यूज नहीं किया है, तो इसके कारण तो कुछ कमाया ही नहीं है, इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए मुझे. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ईपीएस इज विच रेशियो? पीरियड रेशियो. इट इज नॉट अ डे रेशियो. एक दिन में कितना कमाया नहीं है, पूरे साल में पर शेयर कितना कमाया. तो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? ड्यूरिंग द पीरियड. एंड डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड. कितना महीना आउटस्टैंडिंग है वो कंसिडर करना पड़ेगा मुझे. ऐसा रहेगा तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है बिगिनिंग में, फिर 1 अक्टूबर को 50,000 इक्विटी शेयर और इश्यू किया. अभी बोलो मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फाइंड करना है ईयर एंड को. तो ईयर एंड को तो 1,50,000 शेयर्स है मेरे पास. आई वॉन्ट टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर. ऊपर है 100 lakhs. बोलो डिनोमिनेटर क्या? बोलो. We want number of equity share what? At the end of the year? During the year. Number of equity shares outstanding during the year. बोलो ये इक्विटी शेयर का पैसा कितना महीना यूज किया बिजनेस में, तो इसको 12 का वेट देना पड़ेगा. और ये इक्विटी शेयर हमने 1 अक्टूबर को इश्यू किए हैं, तो ये इक्विटी शेयर का पैसा कितना महीना यूज किया, तो ये इक्विटी शेयर का पैसा 6 महीना यूज किया. तो ये जो प्रॉफिट कमाया है उसमें उसका 6 महीने का ही हक है ना. सो 1 लाख इंटू 12/12, 50,000 into 6/12, weighted average will be 1,25,000 shares. गया कि गया? पक्का? ये 125 क्या आया? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर. दिस इज कॉल्ड एज वेन्स. weighted average number of equity shares, that is number of equity shares outstanding during the year. We don't want number of equity share at the end of the year. It is a period ratio. EPS is a period ratio. EPS is not a day ratio. एक दिन का अर्निंग नहीं है वो. इज अ पीरियड रेशियो. पूरे साल में पर शेयर कितना कमाया, तो पूरे साल का अर्निंग न्यूमरेटर में तो ड्यूरिंग द ईयर ही लेते हो, डिनोमिनेटर में भी ड्यूरिंग द ईयर के शेयर्स लेने कि कितने शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग थे. तो ये शेयर पूरे 12 महीने तक आउटस्टैंडिंग थे. मतलब ये शेयर का पैसा मैंने पूरा 12 महीने तक बिजनेस में यूज किया है. ये शेयर मैंने इश्यू किए हैं 1 अक्टूबर को, तो ये तो मैंने 6 महीने के लिए ही यूज किया है. इसका पैसा 6 महीने के लिए ही यूज हुआ है. कौन सा 6 months? दिस वन और दिस वन? यही 6 महीने के लिए हमने यूज किया ये पैसा. तो इसमें